welcome to the BEE question tab. So today's question is two circuit having the same numerical ohmic impedance are joined in parallel. The power factor of one circuit is 0.8 lagging and the power factor of the other circuit is 0.6 lagging. What is the power factor of the combination along with its nature, that is lag or lead? तो यहाँ पर हमको बताना है कि जो भी मतलब दो सर्किट है उसमें से एक सर्किट का पावर फैक्टर 0.8 है और जो दूसरा सर्किट है उसका जो पावर फैक्टर है वो है 0.6, मतलब 0.8 और 0.6, और ये दोनों लैगिंग ही है। एक सर्किट का भी लैगिंग, दूसरे सर्किट का भी लैगिंग। और उसमें से देखो उसकी न्यूमेरिक ओमिक इम्पीडेंस जो है वो सेम है दोनों का। और फिर इन दोनों सर्किट को पैरेलल में हम ज्वाइन करेंगे और हमें क्या बताना है कि जब पैरेलल में ये ज्वाइन हो जाएगा तो वो सर्किट का टोटल सर्किट जो बनेगा उसका पावर फैक्टर क्या होगा और वो उसका जो नेचर होगा वो लैग होगा कि लीड होगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आपने इसको ट्राई कर लिया होगा अब, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो, तो इसमें क्या था, दो सर्किट था। अब देखो उसके दो पावर फैक्टर दे दिए हैं। अब पावर फैक्टर निकालने के लिए हमको रिक्वायर क्या होता है, आ, वो हम देखते हैं। मतलब एक तो हमको रिक्वायरमेंट होती है कि पूरा सर्किट बना हुआ रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे। अब इसमें तो सर्किट भी नहीं दिया गया है, ऊपर से इसमें दो सर्किट की बात की गई है पर उसके पावर फैक्टर दे दिए गए हैं। उसका नेचर भी बता दिया गया है पर उसकी वैल्यू नहीं बताई गई। तो इसको हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। तो आ, हम सॉल्व करने के पहले थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो कोई चीज़, कौन सी चीज़ें हैं जो हमको ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो वो है फर्स्ट पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर क्या होता है कि ये जो फैक्टर होता है वो क्या इंडिकेट्स करता है कि रिलेशन बिटवीन रिजल्टेंट करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज। मतलब किसी भी एक रैंडम एक सर्किट होगा इससे, तो इस सर्किट में यहाँ पर हम ये यहाँ पर हम वोल्टेज देंगे और यहाँ पर हम इसका करंट होगा कुछ। तो इन दोनों का मतलब ये पूरा सर्किट है, इन दोनों में जो रिलेशन दिखाता है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। अब ये फाई क्या रहता है, तो जो रिजल्टेंट करंट और जो रिजल्टेंट वोल्टेज होता है उसमें का जो एंगल रहता है वो फाई रहता है। तो फाई को पावर फैक्टर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, सो एंगल बाय विच रिजल्टेंट करंट डिस्प्लेस फ्रॉम द रिजल्टेंट वोल्टेज। तो उसमें का जो डिफरेंस रहेगा कुछ रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट। अब पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, ये सभी बातें एसी सर्किट्स में ही आती है। ठीक है, और इम्पीडेंस भी एसी सर्किट में आता है, एडमिटेंस भी आता है, जे का फैक्टर भी आता है, मतलब 90 डिग्री से मतलब जे एक्सएल, जे माइनस जे एक्सी, ये सब आते हैं। इसलिए पावर फैक्टर एंगल वगैरह आता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टर के केस में जो भी हमारी साइन वेव रहती है या फिर इनपुट को आउटपुट फॉलो करता है, मतलब जो करंट है वो इसको फॉलो करता है। पर जब इंडक्टर की बात आती है तो ये 90 डिग्री से लैग करता है करंट रिजल्टेंट वोल्टेज से। और जब कैपेसिटर की बात आती है तो रिजल्टेंट करंट लीड करता है रिजल्टेंट वोल्टेज से। तो अगर हम ऐसे आर एल सर्किट लेते हैं तो एक्सएल मतलब ओमेगा एल होता है। ठीक है, तो जे ओमेगा एल, तो एल भी दिया जाएगा या फिर एक्सएल भी दिया जाएगा और ये आर है, तो ये इम्पिडेंस हो जाएगा। अब ये बार क्या इंडिकेट करता है कि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, मतलब ये सिर्फ ऐसा एक नंबर नहीं हो सकता कि ये 3 वोल्ट है, नहीं, या फिर 100 वोल्ट है, नहीं। सो ये हमेशा कैसा दिया जाएगा, 100 sin ओमेगा टी। तो ऐसा मतलब इसका कुछ मतलब एंगल होगा तो 100 एट एन एंगल 0 डिग्री।
ठीक है, तो फिर इसको एक्स प्लस जे वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स और इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल निकलता है। तो सभी क्वांटिटीज का ऐसा ही होता है, ठीक है। रेजिस्टर का एंगल 0 रहता है, तो उस केस में आप इसको नंबर से रिप्लेस कर देते हैं। तो जो करंट रहता है वो वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पीडेंस, अब यहाँ पर सभी के एंगल वगैरह होंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई और इसका एंगल इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। और जब अब डिवीजन होता है तो जो एंगल होता है मतलब एंगल ऑफ वी माइनस एंगल ऑफ जेड होता है। अब अगर हमने फाई का एंगल 0 रख दिया, मतलब वोल्टेज का एंगल अगर 0 रख दिया इसको रेफरेंस पकड़ के, तो रेफरेंस करके इसको अगर 0 रखेंगे हम, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में देखो ये जो करंट का एंगल है और ये है और फाई जेड का एंगल, तो इसमें देखो ये निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव था। तो यहाँ पर नोट करने की बात क्या है कि मैग्नीट्यूड टू वी अपॉन जेड ही रहेगा, पर जो एंगल रहता है मतलब करंट का एंगल, फाई जो है हमारा पावर फैक्टर का एंगल, वो करंट का एंगल है, मतलब कितने से लैग कर रहा है या फिर लीड कर रहा है। और जो इम्पीडेंस का एंगल होगा वो इसके अपोजिट में होगा, मतलब ये लैग करेगा तो ये लीड करेगा, ये लीड करेगा तो ये लैग करेगा। अब आपको एक ध्यान में रखना है कि लीड मतलब फेजर में हम इसको ऐसे फॉर्म में कैसे दिखाएंगे इसको, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर हमने मैथमेटिकली दिखाना है तो इसको इसका जो एंगल के पहले जो रहेगा पॉजिटिव लिखा रहेगा, अगर लैग रहेगा तो वो क्लॉकवाइज दिखाएंगे और नेगेटिव लिखा रहेगा। जैसे कि इसमें देखो ये करंट जो है ये क्लॉकवाइज दिखाया गया है, मतलब ये करंट इस वोल्टेज से लैग कर रहा है। ये आरएल सर्किट का जो है फेजर डायग्राम है, ठीक है। अब पावर फैक्टर देखो, पावर फैक्टर क्या होता है, फाई इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ इम्पीडेंस एंगल। तो ये दोनों एंगल का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, पर क्या रहता है कि इसमें जो लैग, एक लैग रहेगा तो दूसरा लीड रहेगा, एक लीड रहेगा तो दूसरा लैग रहेगा, मतलब ये अपोजिट रहेंगे। तो हम हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो फाइजर का जो एंगल रहता है इसका कोई साइन वगैरह रहेगा ना, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा मतलब ये लीड करेगा फाइजर मतलब इम्पिडेंस का एंगल, और ये निगेटिव रहेगा तो लैग करेगा। तो ये लैग जब करेगा हमको पता चल जाएगा पॉजिटिव मतलब लीड और नेगेटिव मतलब लैग। तब जब हम पावर फैक्टर निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, लैग। और ये नेगेटिव आएंगे इसको बोलेंगे लीड, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मतलब ओरिजिनली लैग होता है, तो हम इसका अपोजिट करेंगे तो इधर लैग। ये लैग अगर आएगा तो इसको लीड बोलेंगे, ये अगर लीड आएगा तो लैग बोलेंगे। सो इम्पीडेंस एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टोटल इम्पीडेंस। तो ये रेजिस्टेंस रहेगा और ये जो इम्पीडेंस रहेगा इसके बीच में जो एंगल रहता है ये फाई जेड, ये इम्पीडेंस एंगल है। तो ये निकालने के लिए हमको करंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको पता है कि एक्सेल जो है, अब ये सीरीज आरएल सर्किट की बात है, सीरीज आरएल। सो सीरीज आरएल सर्किट की बात है तो इसमें देखो ये इम्पीडेंस जो है लीड कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस से। ये हमारा रेफरेंस होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये रेजिस्टर, ये इंडक्टर जो कि 90 डिग्री से इसके रेजिस्टर से 90 डिग्री ऊपर बनता है, और उसके बाद ये इम्पीडेंस। तो ये फाइजेड हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव मतलब लीड, ठीक है। तो ये जब पॉजिटिव आएंगे, ये जो एंगल है, अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे हम, ये जेड है हमारा, तो फाइजेड कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ये सीरीज आरएल सर्किट है, तो आर प्लस जे एक्सएल, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और इसका एंगल क्या रहेगा, ये अगर ये एंगल, अब ये फाइव जेड है, अगर ये एंगल पॉजिटिव आ गया तो ये लीड कर रहा है, पॉजिटिव मतलब लीड, ठीक है। तो फाइव जेड लीड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे, और पावर फैक्टर को क्या बोलेंगे, लैग। अगर ये निगेटिव है मतलब ये लैग कर रहा है फाइव जेड, और हम पावर फैक्टर निकालने के बाद उसको क्या बोलेंगे, लीड।
तो यही हमको करना है, किसी भी रैंडम सर्किट में भी आपको पावर फैक्टर निकालना है तो उसका जो है टोटल इम्पीडेंस निकालो, फिर वो आर प्लस जे एक्स, मतलब वो जो है कोई भी नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जैसे कि रेजिस्टर और इंडक्टर रहेगा सीरीज में तो आर प्लस जे एक्स एल, रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में रहेगा आर माइनस जे एक्स सी, और कुछ रैंडम रहेगा तो वो भी कुछ इस फॉर्म में आएगा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई। तो इसका एंगल कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब ये लीड कर रहा है इसका एंगल, तो इम्पिडेंस का एंगल लीड कर रहा है, और जो हमारा पावर फैक्टर का एंगल क्या करेंगे, लैग। और ये दोनों एंगल मतलब फाइव जेड और मतलब इम्पिडेंस का एंगल और हमारा पावर फैक्टर का एंगल सेम होता है। तो ये हमने पहले यहाँ पर लिखा गया है कि पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू द इम्पिडेंस एंगल। तो एंगल सेम होगा। अब कॉस, ये देखो कॉस फाई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फाई। अब फाई मतलब पावर फैक्टर एंगल, और पावर फैक्टर एंगल इक्वल टू होता है इम्पिडेंस एंगल। तो हम क्या करेंगे, इम्पिडेंस एंगल निकालेंगे, तो वो तो पावर फैक्टर के एंगल के इक्वल ही हो जाएगा। अब उसका कॉस ले लेंगे, मतलब हमको पावर फैक्टर मिल गया। अब लैग है कि लीड है ये भी हमको दिखाना है। तो अगर जो हमारा इम्पिडेंस एंगल है वो अगर पॉजिटिव आ गया मतलब वो लीड कर रहा है तो यहाँ पर हम लैग लिखेंगे। अगर उसका एंगल निगेटिव आ गया तो मतलब वो लैग कर रहा है, इधर हम लीड लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमको निकलना है। मतलब हमको कॉस फाई निकालना था तो हमको फाई चाहिए था, कॉस तो हमको पता है कॉस, उसके बाद उसका एंगल निकालेंगे। तो एंगल निकालेंगे तो एंगल तो फाई डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते, तो हम इम्पिडेंस का एंगल निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इम्पिडेंस का एंगल निकाल के वही हमारा पावर फैक्टर का एंगल बनेगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो इधर हम लैग लिखेंगे, अगर वो नेगेटिव होंगे इधर हम लीड लिखेंगे। ठीक है, तो ये सभी बातें मतलब इतना ही हमको पता चाहिए कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हमको कॉस फाई निकालना है, फाई पता नहीं है, तो फाई पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इम्पिडेंस का एंगल निकालेंगे, और इम्पिडेंस का एंगल और जो पावर फैक्टर एंगल है वो सेम होता है। तो हमको कॉस फाई की वैल्यू तो मिल जाएंगी, पर नेचर दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हमारा फाइव जेड पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर लिखेंगे लैग, और वो निगेटिव आएंगी यहाँ पर लिखेंगे लीड। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेट द पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्किट बी कॉस फाई। तो ये टोटल जो पावर फैक्टर हमको निकालना था उसको हमने कॉस फाई कंसिडर कर लिया। ठीक है, नाउ लेट द इम्पिडेंसेस ऑफ द टू सर्किट बी Z1 एंड Z2। हमको पता नहीं है Z1 एंड Z2 क्या है, तो हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पर Z1 और Z2 और कंसिडर कर लिया। अब हमको ये भी गिवन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। अब अब इसका ये Z1 जो है तो Z1 का कुछ x प्लस जे वाई के फॉर्म में होगा क्योंकि ये फेजर है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होगा इसको पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, Z1 जो बार रहेगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 एट एन एंगल फाई ऑफ Z1। ठीक है, और Z2 क्या रहेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स टर्म रहेंगी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड उसका कुछ एंगल। ठीक है, Z2 ऐसे मतलब इसका टेंशन नहीं लेना है, कैल्शियम में डायरेक्टली हो जाता है, डायरेक्ट एंगल के एंगल भी आप निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, सभी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ Z1 क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड उसका एंगल, ये फेजर फॉर्म या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसका। और ये जो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म क्या रहता है, ये मैग्नीट्यूड और उसका एंगल। ठीक है, तो Z2 का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल। अब देखो, गिवन दैट पावर फैक्टर ऑफ वन सर्किट इज 0.8, तो पहले सर्किट का पावर फैक्टर 0.8 भी दिया गया है, उसके बाद इसको बोला गया है कि ये लैग कर रहा है। तो ऐसा एक सर्किट अज्यूम कर लेते हैं जहाँ पर सप्लाई वी है, करंट I1 है, और है हमारा जो अज्यूम किया हुआ जो इम्पिडेंस है Z1 बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 और एंगल ऑफ Z1। ठीक है, फाइव Z1। अब देखो, अब हमको पावर फैक्टर दिया गया है तो कॉस फाइव वन क्या रहेगा, 0.8, और लैग भी दिया गया है गिवन। अब हमको पता है हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इस पावर फैक्टर से हम फाइव जेड निकालेंगे, ये दोनों सर्किट का, और फिर उसका कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर हम हमारे ओरिजिनल कॉम्बिनेशन का
कॉस फाइव निकालेंगे। मतलब यहाँ पर पावर फैक्टर टू इम्पीडेंस एंगल मूव करना है स्टार्टिंग में गिवन से, और फिर हमको सभी के दोनों के एंगल मिल गए, फिर वहाँ से फिर से पावर फैक्टर तक चले जाना है। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। सो कॉस फाइव वन 0.8 लैग है, एक गिवन है हमको। सो फाइव वन क्या रहेगा, कॉस इनवर्स 0.8। तो फाइव वन की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 36.87 डिग्री। अब फाइव वन क्या है, पावर फैक्टर एंगल ऑफ द फर्स्ट सर्किट। ठीक है, जो भी सर्किट है, रैंडम सर्किट। ठीक है, अब देखो, एज वी नो पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू द इम्पीडेंस एंगल इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ देम आर अपोजिट, अपोजिट होगा। तो यहाँ पर देखो, इसका जो है मैग्नीट्यूड ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो और यहाँ पर मतलब इस एंगल का साइन हमको कंसीडर नहीं करना है। अब कॉस का जो ये वाला जो है यहाँ पर पॉजिटिव जरूर आया है, पर यहाँ पर लैग तो मेंशन किया गया था। तो लैग है, तो मतलब जो हमारा फाइव जेड है वो लीड करेंगे। तो यहाँ पर देखो फाइव वन और फाइव जेड वन का जो मैग्नीट्यूड है वो 36.86 डिग्री है। अब हमारा पावर फैक्टर लैग बोला है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, फाइव जेड का जो है ये पॉजिटिव लेंगे, मतलब इसको लीड करेंगे, फाइव जेड को लीड करेंगे क्योंकि उसका नेचर अपोजिट है। तो ये 36.86 डिग्री हमको मिल गया है। पावर फैक्टर में से हमने इम्पीडेंस एंगल निकाल लिया। अब सर्किट वन पे देखो, ये वोल्टेज है, ये करंट है, और ये हमारा इसका एंगल हमने निकाल दिया, इम्पीडेंस का एंगल अभी। तो जेड वन बार क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड होगा और ये एंगल होगा 36.86 डिग्री। अब सर्किट टू पर चलते हैं, वहाँ पर क्या दिया गया था कि पावर फैक्टर ऑफ अदर सर्किट इज 0.6। तो यहाँ पर 0.6 दिया था। वैसे ही एक सर्किट बना लेते हैं जहाँ पर एसी इनपुट वोल्टेज है और आई टू है, सभी में बार रहेंगे। मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं हो सकता, नंबर और उसका कुछ एंगल होगा। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म है और पोलर फॉर्म है, मतलब एक्स प्लस जे वाई का फॉर्म या फिर एक्स एट एन एंगल वाई का फॉर्म, जो भी रहेगा। और उसको कन्वर्ट करते आता, ठीक है, कैल्सियम में भी डायरेक्ट कन्वर्ट करते आता। अब जेड टू बार क्या रहेगा, जेड टू बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड टू और एंगल ऑफ फाइव जेड टू। तो ये इम्पिडेंस टू है ये हमारा। सो कॉस फाइव टू क्या है, फिर से 0.6 लिया गया है, तो फाइव टू क्या रहेगा, कॉस इनवर्स 0.6। सो फाइव टू क्या रहेगा, इसका इनवर्स लेंगे आप, कॉस इनवर्स 0.6, 53.13 डिग्री आएगा। सो फाइव टू क्या है, पावर फैक्टर एंगल ऑफ सेकंड सर्किट। अब जो पावर फैक्टर एंगल रहता है वही इम्पिडेंस एंगल रहता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 53.13 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर लैग बोला गया था पावर फैक्टर को, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन देंगे। अगर वहाँ पर लीड कहा जाता तो यहाँ पर निगेटिव साइन आता। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर क्या रहेगा, अब हमने एंगल हमने निकाल लिया फाइव जेड टू, तो सर्किट टू क्या बन गया, आई टू बार, वी बार और जेड टू बार। सो जेड टू बार क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड टू एट एन एंगल 53.13 डिग्री। अब क्या है, हमको दोनों सर्किट के एंगल मिल गए हैं, अभी भी हमको वोल्टेज नहीं पता, करंट नहीं पता, उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, सिर्फ हमने एंगल वहाँ से हमको पावर फैक्टर में से सिर्फ एंगल मिल गए हैं जो हमने सॉल्व कर दिए, और उसका साइन भी मिल गया है। तो दोनों का साइन पॉजिटिव आया क्योंकि दोनों जो सर्किट थे इंडिविजुअल वो लैग कर रहे थे, तो यहाँ पर जो साइन है बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। सो अब ये दोनों सर्किट को हमने पैरेलल में ज्वाइन किया, तो ये हमको बोला गया था कि आप पैरेलल में ज्वाइन करो। सो पैरेलल में ज्वाइन करके ये वोल्टेज जो होता है, ये करंट इंडिकेशन के लिए लिखा गया है ये सभी। सो आई वन बार, आई टू बार, और ये हमारा जेड टू जो भी हमने अभी निकाला उसका एंगल जेड वन और जेड टू, ऐसे लिख दिए, ये आई वन और आई टू। एज इम्पिडेंसेस ऑफ द टू सर्किट आर सेम, तो हमको दिया गया था कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो जेड वन का मैग्नीट्यूड और जेड टू का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने यहाँ पर 25 ओम अज्यूम किया, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, सिर्फ ये जो वैल्यू रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू, रैंडम वैल्यू आप चूज करो। मैंने यहाँ पर 25 ओम यहाँ पर कंसिडर किया। सो यहाँ पर देखो 25 एट एन एंगल 36.86 और 25 एट एन एंगल 53.8। हमको करंट वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये करंट में जो एंगल होगा वही पावर फैक्टर एंगल होगा।
तो ये एंगल इंट्रोड्यूस क्यों होता है? ये इम्पीडेंस की वजह से होता है, मतलब इस सर्किट पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर एंगल कितना आएगा। ये पूरा रेजिस्टिव सर्किट अगर रहेगा तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं आएगा, 0 डिग्री आएगा, मतलब ये दोनों फेज में रहेंगे। अगर यहाँ पर आर एल सर्किट रहेगा तो ये लैग करेगा कुछ एंगल से। यहाँ पर सिर्फ इंडक्टर रहेगा तो ये 90 डिग्री से लैग करेगा। अगर यहाँ पर कैपेसिटर रहेगा तो ये 90 डिग्री से लीड करेगा। यहाँ पर आरसी सर्किट रहेगा तो ये लीड करेगा पर 90 डिग्री से कम करेगा। ठीक है, तो हमने एक वैल्यू कोई भी अज्यूम कर ली, 25, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। सो Z1 एंड Z2 आर इन पैरेलल, हेंस Z इक्विवेलेंट गिवन बाय। तो अब तो हमारे पास सर्किट भी आ गया है, दोनों ही है। अब Z इक्विवेलेंट आप यहाँ पर निकाल सकते हो, दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? Z इक्विवेलेंट का Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है हमने 25 एट एन एंगल 36.86 डिग्री इंटू 25 एट एन एंगल 53.13 डिग्री, 25 एट एन एंगल 36.87 डिग्री प्लस 25 एट एन एंगल 53.13 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो कैल्सी में पहले ऑन का बटन दबाएंगे, राइट मोस्ट के टॉप का जो बटन है ऑन का है, उसके बाद मोड में जाएंगे। मोड में आपको 2 नंबर पर मोड में आपको मतलब जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो सब मिलेंगे। तो वो कैल्सी में, मेरे वाले कैल्सी में 2 नंबर पर है कॉम्प्लेक्स। सो 2 नंबर दबाएंगे, ऊपर कॉम्प्लेक्स लिख के आएगा, फिर डी लिख के आएगा, फिर मैथ लिख के आएगा। तो डिग्री में है और मैथ मोड में है, कॉम्प्लेक्स मोड में है। अब आप क्या करेंगे, जो आरसीएल या फिर एसटीओ वाला जो बटन है उसके ऊपर एक ऐसा डैश वाला बटन है, और उसके ऊपर एक मतलब डिवाइड वाला है, मतलब ऐसा बटन है। पहले एस टी ओ, मतलब यहाँ पर बटन है उसके ऊपर एस टी ओ लिखा गया है, तो आर सी एल है। फिर उसके ऊपर एक बटन है जहाँ पर ऐसा लिखा गया है। तो ये जो बटन है, ये यहाँ पर एक एंगल का साइन है, ये हमको काम में आएगा। और उसके ऊपर ये बटन है जहाँ पर ऐसा लिखा गया है, मतलब ऐसा, और उसके नीचे ऐसा। तो इसको हम पुट करेंगे क्योंकि हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो पहले हम ये बटन करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में है ये सभी बटन, शिफ्ट के नीचे देखेंगे आप। तो उसको हमने प्रेस किया। फिर ये वैल्यूज कैसे लिखना है, सो यहाँ पर ब्रैकेट बना लेंगे, करली ब्रैकेट, उसके बाद 25। और उसके बाद एंगल लिखने के लिए देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बटन जो है ना, एंगल, ये काम में आएगा। तो शिफ्ट दबा के ये एंगल आता है, शिफ्ट और शिफ्ट दबा के ये बटन दबाना है आपको। ठीक है, ये बटन शिफ्ट एट एन एंगल जो भी है 36.86 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद सेम 25 एट एन एंगल ए बटन, और उसके बाद 53.13 डिग्री, और यहाँ पर भी सिर्फ यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर क्रॉस आएगा। फिर इक्वल टू करेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 25.53.13। ठीक है, 25 एट एन एंगल 53.13 डिग्री डिवाइड बाय 25 एट एन एंगल 36.86 प्लस 25 एट एन एंगल 53.13, और इक्वल टू दबाएंगे। तो आपको क्या एक आंसर मिलेगा। तब आपको क्या है, यस टू डी, मतलब ए बटन प्रेस करना है, यस टू डी। ठीक है, तो ये बटन आप प्लेस करेंगे, मतलब डिलीट के ऊपर है यस टू डी। तो वहां पर आपको क्या आंसर मिलेंगे इसका, 8.939294 ऐसा पूरा मिलता है। तो हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कर लिया 8.93 प्लस 8.9279 मिलता है, तो इसको भी 8.93 यहाँ पर लिख दिया। तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही आता है दोनों। ये रियल पार्ट आ गए, इमेजिनरी इसको एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, तो शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाना है ये आंसर मिलने के बाद। उसके बाद टू पर, टू का जो एक बटन है, टू लिखा हुआ गया है नंबर, उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। तो ये बटन दबाएंगे, शिफ्ट और कॉम्प्लेक्स हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद वहाँ पर वन पर आएगा ARG, ऐसे लिखा आएगा डिस्प्ले पर। टू पर आएगा कॉन्जुगेट,
और उसके बाद आएगा आर एट एन एंगल थीटा और ए प्लस बी आई। सो 3 4। सो अब ऐसे लिखने के आने के बाद 3 प्लेस करिए, फिर आपका ऐसा दिखेगा डिस्प्ले डिस्प्ले पर आंसर और ऐसा साइन, उसके बाद आर एट एन एंगल थीटा। बस अब इक्वल टू प्रेस कर दीजिए और उसके बाद फिर से एस टू डी कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको क्या एंगल मिलेगा, ए एंगल मिलेगा, ए आंसर मिलेगा 12.627 एट एन एंगल 44.995। तो ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जेड इक्विवेलेंट मिलेगा 12.63 एट एन एंगल 45 डिग्री। तो कैल्सी को कैसे यूज़ करना है ये एंगल निकालने के लिए वो मैंने बता दिया। तो ये 45 डिग्री हमको मिल गया जेड इक्विवेलेंट का एंगल, बस हमको यही तो एंगल चाहिए था। अब ये एंगल मिल गया, यही एंगल पावर फैक्टर का एंगल होगा, ये पॉजिटिव है तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, लैग। सो यहाँ पर जेड इक्विवेलेंट का जो एंगल है वो है 45 डिग्री, ये है इसका साइन है पॉजिटिव, मतलब ये लीड कर रहा है। सो पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन बिकम लैगिंग, तो ये लीड कर रहा है तो ये लैग करेंगे। सो कॉस फाई देखो, कॉस फाई इक्वल टू कॉस फाई जेड इक्विवेलेंट। सो कॉस फाई मतलब कॉस फाई जेड इक्विवेलेंट दोनों सेम है, फाई इक्वल टू फाई फाई जेड इक्विवेलेंट दोनों सेम ही है। सो कॉस 45 डिग्री 0.707 और लैग लिखेंगे कि लीड। सो ये लीड कर रहा है, इसका साइन पॉजिटिव है तो इसको हम बोलेंगे लैग। सो ये हमारा फाइनल आंसर था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो हम हमारी प्रोसीजर क्या थी कि जो भी हमको पावर फैक्टर दिए गए थे उससे हम क्या निकालेंगे, उसके एंगल। फिर एक कोई भी यहाँ पर न्यूमेरिकल ओमिक इम्पिडेंस तो दिया नहीं था तो हमने अज्यूम कर लिया। आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करिए, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। वहाँ पर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा पर हमको तो एंगल से ले काम चलाना है, पावर फैक्टर के लिए हमको एंगल चाहिए, मैग्नीट्यूड कोई मैटर नहीं करेगा। तो आप कोई भी वैल्यू लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, एंगल वैसा ही रहेगा। सिर्फ वो जो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि इम्पीडेंस कभी नेगेटिव नहीं रहता। तो हमने पावर जो भी गिवन पावर फैक्टर थे इंडिविजुअल सर्किट के, वहाँ से हमने इक्विवेलेंट इम्पीडेंस के एंगल निकाले और फिर उसको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। एक कोई भी न्यूमेरिकल इम्पीडेंस की मैग्नीट्यूड की वैल्यू अज्यूम कर ली और उसके बाद हमने इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाला, उसका एंगल निकाला। फिर वो दोनों एंगल तो सेम रहते हैं, पावर फैक्टर एंगल और वो, और उसके बाद वो सॉल्व कर दिया। तो बेस्ट वे ऑफ राइटिंग क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट पावर फैक्टर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्किट बी कॉस फाई, फिर ये पूरा ऐसे। तो ये ऐसा लिखना चाहिए आपको अगर आप मतलब राइटिंग आपको एग्जाम में करनी है तो ऐसा आएंगे इसका आंसर, ठीक है। तो आपने जो पहले सॉल्व किया था वो आंसर आपका आ गया होगा, आपने भी ऐसा ही सॉल्व किया होगा। तो अगर आपका आंसर आ गया है ऐसा ही पूरा और आपको पता भी था कि वो आंसर करेक्ट है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू। सी यू सून।